Hello students, our today's topic is reasoning. We'll see meaning of reasoning, definitions of reasoning, then steps of reasoning, kinds and training of reasoning. आज हम बात करेंगे तर्क के बारे में, ओके, कि तर्क का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके चरण क्या होते हैं और उसके प्रकार देखेंगे और उसके लिए हमें क्या प्रयास करना है वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से कि तर्क, तो ये जो तर्क होता है ये या इसे हम तार्किक चिंतन भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये एक चिंतन जो होता है ना, थिंकिंग जो है उसी का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ना, उसी का एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और प्रोसेस भी कैसा है, मेंटल प्रोसेस है। वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। जटिल तो है ही, साथ ही वो क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। और इसमें जनरली क्या होता है, जो फॉर्मल रूल्स होते हैं ये उससे रिलेटेड होता है, जो औपचारिक नियम होते हैं ना ये उससे संबद्ध होता है। लेकिन जो अगर हम एनिमल्स की बात करें और पर्सन की बात करें तो क्या है, ये पशु और मानव इस बात का अनुभव किए बिना ही क्या करते हैं, इस रीजनिंग को यूज़ करते हैं, तर्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एक डॉग की बात करें, है ना, तो वो उसका जो ऑनर होता है, उसका जो स्वामी होता है, उसको कार में बैठ के जाते हुए देख के घर में वापस आ जाता है ना, क्योंकि उसे पता है कि वो चले गए हैं और वो मुझे लेके नहीं जाएंगे। जैसे बच्चा जो होता है वो कोई भी कुछ भी बाहर खिलौने बेचने वाला आता है या आइसक्रीम बेचने वाला आता है, तो उसकी आवाज़ सुन के ही वो क्या करता है, घर के बाहर दौड़ के चला जाता है। तो ये सब क्रियाएं जो होती हैं, ये सब एक्शंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, बिना अनुभव के होते हैं, ठीक है। और हम अपने जो भी फ्रेंड्स होते हैं, अपने जो मित्र होते हैं, उनको उनकी जो उन्होंने हमारे लिए अच्छा कुछ किया है उसके लिए हम उनको थैंक्स कहते हैं। तो ये सब काम जो भी होते हैं इनका बेस क्या है, तर्क है, रीजनिंग, रीज़न है, एक न एक कुछ न कुछ रीज़न है। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल ले तो हम ये कहते हैं कि हम अपनी पेन कहीं रख के भूल गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम उसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि हमने उसको कहाँ रखा था, हम कौन से रूम में बैठे थे, हमने क्या किया था, हमने कब उससे काम किया था। तो ये सारे जो तर्क हैं, ये सारे जो मन में हमारे विचार जो चल रहे हैं, ये जो हम सब सोच रहे हैं, है ना, उस पेन के बारे में, तो उससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्या है, जो पेन है वो जहाँ हम बैठे होंगे, हमने जहाँ काम किया तो उस कमरे में वो है। और अब हम ये सब सोचते जब है ना, तो हमें मेमोराइज हो जाता है कि हम किस कमरे में बैठे थे और कहाँ हमने पेन रखा था। तो हम जैसे ही वहाँ जाते हैं हमको लकीली वो पेन वहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं वो हमारी, उनका हमारा इजीली समाधान हो सकता है, ठीक है। तो हम ये जब जो भी हमने अभी कहा और एग्जाम्पल्स देखे, उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि तर्क क्या है ना, तर्क क्या है, जो कार्य कारण होते हैं उनमें संबंध स्थापित करके हमें किसी ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचने या कोई ऐसी समस्या जो होती है उसका समाधान करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। हमें उसमें क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको ये हेल्प करता है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे इसकी कुछ डेफिनेशंस। अभी हमने इसका मीनिंग देखा, जनरल मीनिंग, अब हम देखेंगे इसके डेफिनेशंस, ठीक है। तो जो मन है वो क्या कहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि तर्क उस समस्या को हल करने के लिए जो प्रीवियस के हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, है ना, अतीत के जो अनुभव होते हैं उनको इसके अंदर इंक्लूड करता है और उनका सम्मिलित रूप प्रदान करता है, जिसको केवल पिछले समाधानों का प्रयोग करके हल नहीं किया जा सकता है ना। हम ये कहें कि सिर्फ प्रीवियस जो हमने सॉल्यूशंस किए थे और उनको हम इसके अंदर यूज़ करें, तो ऐसा नहीं है। ये सारे जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेस पे इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम जो गेट्स और उनके जो साथी थे उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो हम देखते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तर्क क्या है, एक फलदायक चिंतन है। वो क्या है, एक प्रोडक्टिव थिंकिंग है, ठीक है। और जिससे कोई भी समस्या जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पुराने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको कुछ नई टेक्निक्स
से हम सॉल्व कर सकते हैं। उन पुराने अनुभवों में हम कुछ नई विधियां शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब हम स्किनर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो स्किनर क्या कह रहे हैं कि तर्क का यूज़ हम कारण और प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब हमें उसके लिए हम तर्क का यूज़ कब करेंगे, कोई रीज़न होगा और उसके जो इफ़ेक्ट होंगे उनका किससे संबंध होगा, उनके संबंधों की, उनके रिलेशंस की क्या होगी, उनसे रिलेटेड जो मेंटल एक्सेप्टेंस होगी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये किसी अवलोकित कारण से या किसी घटना की भविष्यवाणी या किसी अवलोकित घटना के कारण या अनुमान से हो सकती है। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोई भी इंसिडेंट होता है उसको, या उस घटना का हमने ऑब्जर्वेशन किया है तो उसके कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशंस हैं इनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि तर्क क्या है, चिंतन की एक प्रक्रिया है और तर्क द्वारा जितने भी हमारे अर्जित प्रत्यय होते हैं उनका उपयोग हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन रीजनिंग। जो जॉन डीवी है उन्होंने एक बुक लिखी थी हाउ वी थिंक, और उसमें उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं इसके। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या की उपस्थिति। मतलब क्या है कि तर्क की जो स्टार्टिंग होती है वो किसी न किसी समस्या के द्वारा होती है। ऑब्वियस है कि कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होगी ही, है ना। और ये जो प्रॉब्लम होगी, ये जो प्रॉब्लम की प्रेजेंस है वो व्यक्ति को उसके सामने विचार करने के लिए प्रेशराइज करती है। ऑब्वियस है प्रॉब्लम होगी तभी तो हम कुछ विचार करेंगे। ओके, देन फिर नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब समस्या की जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या है, व्यक्ति समस्या का प्रॉब्लम जो होती है उसको स्टडी करता है और वो स्टडी करके उसकी पूरी नॉलेज लेता है, उसकी पूरी जानकारी लेता है और उससे संबंधित फिर वो डेटा कलेक्ट करता है। ओके, नाउ थर्ड क्या है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इन प्रॉब्लम। मतलब समस्या समाधान के उपाय। कि व्यक्ति क्या करता है, उसके जो कलेक्ट किए हुए तथ्य होते हैं, उसके जो कलेक्ट किए हुए डेटा होते हैं, या जो भी उसके कलेक्ट किए हुए फैक्ट्स होते हैं, उनकी हेल्प से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी टेक्निक को यूज़ करता है, विभिन्न उपायों को काम में लेता है और उन पर विचार करता है। देन आफ्टर ए सिलेक्शन ऑफ वन मेथड, एक उपाय का चुनाव करना। पर्सन जो होता है वो समस्या का समाधान करने के लिए सब उपायों पे विचार करता है ना, और ये देखता है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है और कौन सा हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। उन सबका पूरी तरीके से विचार करने के बाद में उसमें से वो किसी एक अप्रोप्रिएट, जो बिल्कुल एक्यूरेट उसके लिए ऑप्शन होता है, उसको वो चूज़ करता है। देन फिर बात आती है एप्लीकेशन ऑफ द मेथड, के उपाय का प्रयोग। कि पर्सन क्या करता है, अपने जो उसने डिसीजन लिया है, जो निर्णय लिया है, उसके अनुसार वो समस्या का समाधान करने के लिए एक उपाय का यूज़ करता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जितनी भी स्टेप्स हमने देखे हैं उस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि समस्या क्या है, समस्या का समाधान करना, समस्या की जानकारी लेना, उसकी प्रेजेंस जो होती है उन सब के लिए क्या है, उन सब के लिए ये जो तर्क होता है इसका यूज़ हम करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये जो स्टेप्स हैं उनको एक एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि जब मदर जो होती है वो घर लौटने पे अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो उसका रोना माँ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, समस्या उपस्थित हो जाती है उनके सामने, और वो उसके रोने का, कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसके कारण ढूंढने की कोशिश करती है ना। तो वो उन कारणों को ढूंढती है और समस्या की पूरी जो प्रॉब्लम है, उसके रोने का प्रॉब्लम क्या है, रोना, और उस रोने की वो पूरी नॉलेज गेन करती है, पूरी जानकारी प्राप्त करती है, और उसके विचार से बच्चे के रोने के 3 कारण हो सकते हैं। अब वो इन चीज़ को सोच रही हैं कि बच्चा अकेला था इसलिए वो रो रहा है, उसे कोई चोट लगी है इसलिए वो रो रहा है, या फिर वो भूखा है इसलिए वो रो रहा है। तो वो बच्चे को बहुत अफेक्शनेट वे से चुप कराने की कोशिश करती हैं, बच्चा चुप नहीं होता है, और वो उसकी पूरी बॉडी को ध्यान से देखती है कि कहीं उन्हें कुछ मार्क तो नहीं है या कोई चोट तो नहीं लगी है ना। और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ना तो बच्चे को चोट लगी है ना, तो क्या है, अब लास्ट क्या रह गया, तो लास्ट ये है कि बच्चा क्या है, बच्चा भूखा है। और वो
इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करती है, फीड कराती है। तो वो जब फीड कराती है तो बच्चा क्या होता है, बच्चा चुप हो जाता है और इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से ये जितने भी हमने स्टेप्स देखे ये उसके अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। देन फिर बात आती है किसकी, फिर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो है, तर्क जो है, वो हम देखेंगे 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है इंडक्टिव रीजनिंग और सेकंड होती है डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, फर्स्ट है आगमन तर्क और दूसरा हिंदी में कहते हैं निगमन तर्क, ठीक है। तो ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसकी अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रीजनिंग होती है इसमें पर्सन जो होता है वो अपने उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके जो अनुभव होते हैं या उसने जो फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, जो तथ्य संकलित किए हैं, उनके बेस पे वो किसी भी प्रॉब्लम जो होती है उसकी सामान्य, उसकी जनरल रूल्स जो होते हैं या उसकी थियरीज जो होती है उनको क्लियर करता है। और इसमें वो 3 स्टेप्स से होके गुजरता है। फर्स्ट वो क्या करता है, फर्स्ट वो ऑब्जर्वेशन करता है, देन आफ्टर फिर आता है एक्सपेरिमेंट और फिर आता है जनरलाइजेशन। मतलब सबसे पहले वो निरीक्षण करेगा, फिर वो उसका परीक्षण करेगा और फिर वो सामान्यकरण पर पहुंचता है, ठीक है। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा हम उसी को लेते हैं वापस। हम ये देखते हैं कि जब माँ घर पे लौटती है तो बच्चे को रोता हुआ देखती है तो वो रोने के कारण पता करती है और वो कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने कि वो भूखा है, तो वो उसको खाना वाना खिलाती है। ओके, तो अब ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, हम विशिष्ट सत्य से सामान्य की ओर जाते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक जो फैक्ट्स होते हैं उनसे हम जनरलाइज्ड वे की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये विधि क्या होती है, ये जो इंडक्टिव रीजनिंग मेथड है ये क्या होता है, ये खोज और अनुसंधान की विधि है। क्या है ये, डिस्कवरी और रिसर्च की विधि है, ठीक है। इसे हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टिव मेथड इज अ मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड रिसर्च। ओके, नाउ देन आफ्टर हम बात करते हैं किसकी, डिडक्टिव रिसर्च रीजनिंग की, निगमन तर्क की। तो हम इसमें देखते हैं कि व्यक्ति दूसरे के जो अनुभव होते हैं या विश्वास या जो सिद्धांत होते हैं उनको यूज़ करता है और फिर जो सत्य होता है उसको एग्जामिन करता है। मतलब जो माँ है उसको ये इस सिद्धांत में विश्वास है तो वो बच्चे को रोता हुआ देख के क्या करेगी, तुरंत कंक्लूजन पे पहुंचती, इमीडिएट वो कंक्लूजन निकालती है कि उसे भूख लगी है और इसलिए वो उसे क्या करती है, दूध पिला देती है या खाना खिला देती है। तो इस तरीके से ये जो मेथड है इसमें हम एक सामान्य सिद्धांत को एक्सेप्ट करते हैं, एक जनरल जो थियोरी होती है उसको हम इसके अंदर एक्सेप्ट करते हैं और उससे फिर जो न्यू कंडीशंस होती है ना, नवीन जो परिस्थितियाँ होती है उसमें हम कुछ भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करके ये प्रूव कर देते हैं। और हम इसे ये कह सकते हैं कि डिडक्शन इज अ मेथड ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रूफ। क्या है, निगमन विधि क्या है, प्रयोग और प्रमाण की विधि है। अब इसमें जो अटेंशन वाली बात है वो ये है कि आगमन और निगमन तर्क जो होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऑब्वियस है, इंडक्टिव और डिडक्टिव जो ये रीजनिंग है वो एक दूसरे की ऑपोजिट होती है ना। ये देखने में ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये जो रीजनिंग है वो कहीं तर्क कही जाने वाली एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा एक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, 2 प्रोसेस होते हैं, 2 प्रक्रियाएं होती है और एक ही क्रिया के वो 2 पहलू होते हैं। एक ही एक्शन था, है ना, और उसके वो 2 पहलू हैं। क्या देखा हमने ये चीज़ देखी थी कि माँ ने देखा कि बच्चा रो रहा है तो उसने उसके 2-3 रीज़न पता किए, है ना। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो अकेला था इसलिए रो रहा है, उसे चोट लगी है इसलिए वो रो रहा है, और लास्ट में उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि वो भूखा है इसलिए रो रहा है। अब हम ये तो इंडक्टिव की बात की हमने, अब हम डिडक्टिव पे आते हैं। तो इमीडिएट माँ ने ये सोचा कि उनको बिल्कुल फेथ हो गया और विश्वास था उन्होंने ये थियरी अपनाई कि बच्चा क्या है, भूखा है इसलिए वो रो रहा है, तो उन्होंने उसे दूध पिला दिया और खाना खिला दिया। ओके, तो वो क्या हुआ, क्रिया हुई, क्रिया के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं थी और एक ही क्रिया के ये 2 पहलू हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हमने देखे थे टाइप्स ऑफ रीजनिंग और काइंड्स ऑफ रीजनिंग। ओके, अब हम बात करते हैं कि तर्क का प्रशिक्षण की ट्रेनिंग। तो लाइफ है, तो लाइफ के जितने भी क्षेत्र होते हैं, हमारे जितने भी एरिया होते हैं, उनमें तर्क या जो ये
तार्किक चिंतन है उसकी आवश्यकता हमको होती है, उसकी यूटिलिटी को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो भी शिक्षक है उन पर, जो भी टीचर्स होते हैं उन पर बालकों की ये जो तर्क शक्ति है, ये जो रीजनिंग पावर है, उसका किस तरीके से वो विकास करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसे हम फैक्ट्स देखेंगे, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देखेंगे जिनकी वजह से उनको ये ट्रेनिंग दी जा सकती है बच्चों को टीचर्स के द्वारा। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि आगमन विधि जो है ये क्या है, तार्किक चिंतन के विकास में योग देती है, हेल्प करती है, और टीचर्स को ये चाहिए कि वो अपने इस प्रशिक्षण में क्या करें, ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसको यूज़ करें। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि ये जो, चाहे हम डिबेट की बात करें, चाहे हम जो डिस्कशन होता है उसकी बात करें, है ना, चाहे हम भाषण प्रतियोगिता वगैरह जो होती है और तार्किक चिंतन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मतलब वाद विवाद, विचार विमर्श, भाषण प्रतियोगिता आदि जो होते हैं वो तार्किक चिंतन को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और शिक्षक को चाहिए कि वो इनको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करे और इनके द्वारा बहुत अच्छा आयोजन करें और बालकों को इसके लिए प्रशिक्षित करें। ओके, देन फिर हम बात करते हैं कि चाहे हम खोज की बात करें, है ना, चाहे हम इन्वेंशन की बात करें, चाहे हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें, ये जो होते हैं, ये अनुसंधान की बात करें, तो ये सब है ना तार्किक चिंतन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टीचर्स जो होते हैं उनको बच्चों को इस तरीके के काम करने के अवसर देने चाहिए, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि निरीक्षण परीक्षण जो होते हैं और जो कुछ सेल्फ एक्शंस जो होते हैं ना, स्वयं क्रिया जो होती है, उनमें भी क्या होता है, ये जो तार्किक चिंतन होती है इसका यूज़ करने का हमको बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। और शिक्षकों को, बालकों को इसके लिए क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उनकी व्यवस्था उनके लिए करनी चाहिए। ओके, देन फिर अब हम बात करते हैं कि कोई भी पूर्व निर्णय जो होते हैं या पूर्व धारणा जो होती है ना, प्री डिसीजंस और प्री कंसेप्ट्स जो होते हैं, और वो क्या करते हैं, तार्किक चिंतन में क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट्स खड़े करते हैं। तो टीचर्स को ये चाहिए कि वो बच्चों को उनकी जो गलत रिजल्ट्स हैं, दुष्परिणाम हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से अवेयर रखें, अवगत करा दें। फिर हम ये देखते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको बहुत अलग अलग मेथड्स पे विचार करना चाहिए, और उन पे विचार करने से क्या होता है, ये जो तार्किक चिंतन है इसको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, बल मिलता है। तो टीचर्स को ये चाहिए कि वो बालकों को अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करें, एनकरेज करें। ओके, देन अब हम बात करते हैं कि ये जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों को तर्क करने की जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको यूज़ करना सिखाना चाहिए, और उनका प्रयोग करके कोई भी समस्या का समाधान करना उनको बच्चों को सिखाना चाहिए। और उसके लिए क्या है, वो नियम, निष्कर्ष और सिद्धांत पे पहुंचने का उनको प्रशिक्षण दे, वो रूल्स बताए उनको, क्या कंक्लूजन निकलेगा और कौन सी थियरी इसके अंदर अप्लाई होगी, ये सब उनको वो क्या करें, ट्रेंड करें। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो तार्किक चिंतन है ना, इसकी जो योग्यता होती है वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं होती है ना, वो आयु और अनुभव के साथ विकसित होती है। जब हम जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इन शॉर्ट कहें तो हम मैच्योर्ड जैसे जैसे होने लगते हैं, वैसे वैसे ये भी डेवलप होने लगती है। और टीचर्स को क्या चाहिए, टीचर्स को शिक्षा की ये जितने भी लेवल होते हैं उन सब पे बच्चों को तार्किक चिंतन का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करने का अवसर देना चाहिए, अच्छे से अपॉर्चुनिटी उनको देनी चाहिए। और लास्ट में हम ये कहेंगे कि टीचर्स जो होते हैं उनको बालकों के समक्ष केवल उन्हीं विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, वही थिंकिंग उनको एक्सप्रेस करनी चाहिए जिसमें सत्य का वो निरीक्षण कर सके। कौन? बच्चे खुद जो ट्रुथ होता है, जो फैक्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकें। और साथ में उनको ये चाहिए कि वो बच्चों को ये सिखाए कि वो उनके विचारों से प्रभावित नहीं हो, बल्कि वो खुद अपने विचार जो हैं उनका निर्माण करे, और उसका प्रशिक्षण उनको बच्चों को देना चाहिए। ओके, तो ये हमने देखा था रीजनिंग, हमने देखा रीजनिंग के मीनिंग और डेफिनेशन, उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उसके लिए टीचर्स बच्चों को किस तरीके से ट्रेंड
कर सकता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसके बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।